नमस्कार, मैं रंजना कहानियों के संसार से निकाल कर लाई हूँ रशियन लेखक एंटोन चेखव की कहानी का हिंदी रूपांतरण। कहानी का नाम है दुख। अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं? शाम के धुंधलके का समय है। सड़क के खंभों की रोशनी के चारों ओर बर्फ की एक गीली और मोटी परत धीरे धीरे फैलती जा रही है। बर्फबारी के कारण कोचवान योना पोतापो किसी सफ़ेद प्रेत सा दिखने लगा है। आदमी की देह जितनी भी मुड़कर एक हो सकती है उसने उतनी कर रखी है। वो अपनी घोड़ा गाड़ी पर चुपचाप बिना हिले डुले बैठा हुआ है। बर्फ से ढका उसका घोड़ा भी अब पूरी तरह सफ़ेद दिख रहा है। वह भी बिना हिले डुले खड़ा है। उसकी स्थिरता, दुबली पतली काया और लकड़ी की तरह तनी सीधी टांगें ऐसा आभास दिला रही हैं जैसे वह कोई सस्ता सा मरियल घोड़ा हो। योना और उसका छोटा सा घोड़ा दोनों ही बहुत देर से अपनी जगह से नहीं हिले हैं। वे खाने के समय से पहले ही अपने बाड़े से निकल आए थे, पर अभी तक उन्हें कोई सवारी नहीं मिली है। ओ गाड़ी वाले, विबोर्ग चलोगे क्या? योना अचानक सुनता है। विबोर्ग! हड़बड़ाहट में वह अपनी जगह से उछल जाता है। अपनी आंखों पर जमा हो रही बर्फ के बीच से वह धूसर रंग के कोट में एक अफसर को देखता है, जिसके सिर पर उसकी टोपी चमक रही है। विबोर्ग! अफसर एक बार फिर कहता है। अरे सो रहे हो क्या? मुझे विबोर्ग जाना है। चलने की तैयारी में योना घोड़े की लगाम खींचता है। घोड़े की गर्दन और पीठ पर पड़ी बर्फ की परतें नीचे गिर जाती हैं। अफसर पीछे बैठ जाता है। कोचवान घोड़े को पुचकारते हुए आगे बढ़ने का आदेश देता है। घोड़ा पहले अपनी गर्दन सीधी करता है, फिर लकड़ी की तरह सख्त दिख रही टांगों को मोड़ता है और अंत में अपनी अनिश्चयी शैली में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। योना ज्यों ही घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाता है, अंधेरे में आ जा रही भीड़ में से उसे सुनाई देता है। अबे क्या कर रहा है, जानवर कहीं का? इसे कहाँ ले जा रहे हो मूर्ख? दाएं मोड़। तुम्हें तो गाड़ी चलाना ही नहीं आता, दाहिनी ओर आओ। पीछे बैठा अफसर गुस्से से चीखता है। फिर रुककर थोड़े संयत स्वर में कहता है, कितने बदमाश हैं, और मजाक करने की कोशिश करते हुए कहता है, लगता है सबके सबने कसम खा ली है, या तो तुम्हें ढकेलना है या फिर तुम्हारे घोड़े के नीचे आकर दम लेना है। कोचवान योना मुड़कर अफसर की ओर देखता है। उसके होंठ जरा सा हिलते हैं, शायद वह कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो तुम? अफसर उससे पूछता है। योना जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आता है और फटी आवाज़ में कहता है, मेरा इकलौता बेटा बारिन इस हफ्ते गुजर गया साहब। अच्छा, कैसे मर गया वह? योना अपनी सवारी की ओर पूरी तरह मुड़ कर बोलता है। क्या कहूँ साहब, डॉक्टर तो कह रहे थे सिर्फ तेज बुखार था। बेचारा 3 दिन तक अस्पताल में पड़ा तड़पता रहा और फिर हमें छोड़कर चला गया। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है? जरा तेज चलाओ घोड़ा, और तेज, अफसर चीखा, नहीं तो हम कल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। कोचवान एक बार फिर अपनी गर्दन ठीक करता है, सीधा होकर बैठता है और रुखाई से अपना चाबुक हिलाता है। बीच बीच में वह कई बार पीछे मुड़कर अपनी सवारी की तरफ देखता है, लेकिन उस अफसर ने अब अपनी आंखें बंद कर ली हैं। साफ लग रहा है कि वह इस समय कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अफसर को विबोध पहुंचाकर योना शराब खाने के पास गाड़ी खड़ी कर देता है और एक बार फिर उकड़ू होकर सीट पर बैठ जाता है। 2 घंटे बीत जाते हैं। तभी फुटपाथ पर पतले रबड़ के जूतों के घिसने की आवाज़ के साथ 3 लड़के झगड़ते हुए वहाँ आते हैं। उन लड़कों में 2 लंबे और दुबले पतले हैं, जबकि तीसरा छोटा और कुबड़ा है। ओ गाड़ी वाले, पुलिस चलोगे क्या? छोटा लड़का कर्कश स्वर में पूछता है। हम तुम्हें 20 कोपेक देंगे। योना घोड़े की लगाम खींचकर उसे आवाज़ लगाता है, जो चलने का निर्देश है। हालांकि इतनी दूरी के लिए 20 कोपेक ठीक भाड़ा नहीं है, पर 1 रूबल हो या 5 कोपेक हो, उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए अब सब एक ही है। तीनों लड़के सीट पर एक साथ बैठने के लिए आपस में काफ़ी गाली गलौज और धक्का मुक्का करते हैं।
बहुत सारी बहस और बदमिजाजी के बाद अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि छोटे लड़के को खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, अब तेज चलाओ, छोटा लड़का नाक से बोलता है। वह अपनी जगह ले लेता है, जिससे उसकी सांस योना की गर्दन पर पड़ती है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्या सारे रास्ते इसी ढेंचू रफ्तार से चलोगे? दर्द के मारे मेरा तो सिर फटा जा रहा है। उनमें से एक लंबा लड़का कहता है, कल रात दोकमासोव के यहाँ मैंने और वास्का ने कोयांक की पूरी 4 बोतल चढ़ा ली। मुझे समझ में नहीं आता, आखिर तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो? तुम एक दुष्ट व्यक्ति की तरह झूठे हो। दूसरा लंबा लड़का गुस्से से बोला, भगवान कसम, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारी बात में उतनी सच्चाई है जितनी कि सुई की नोक से ऊँट का निकल जाना। हैं, आप सब कितने मजाकिया हैं, योना खीसे निपोर कर बोलता है। अरे भाड़ में जाओ तुम लोग, छोटा लड़का क्रुद्ध हो जाता है। बुढ़े, तुम हमें कब तक पहुंचाओगे? चलाने का यह कौन सा तरीका है? कभी चाबुक का इस्तेमाल भी कर लिया करो। जरा जोर से चाबुक चलाओ। तुम आदमी हो या आदमी की तुम? योना यूं तो लोगों को देख रहा है, पर धीरे धीरे अकेलेपन का एक तीव्र एहसास उसे ग्रसता चला जा रहा है। छोटा फिर से गालियां बकने लगता है। लंबे लड़कों ने किसी नादेजदा पेट्रोवना के बारे में बातें शुरू कर दी। योना उनकी ओर कई बार देखता है। वह किसी क्षणिक चुप्पी की प्रतीक्षा के बाद बुदाता है, मेरा बेटा इस हफ्ते गुजर गया। हम सबको एक दिन मरना है। कुबड़े ने ठंडी सांस ली। खांसी के एक दौर के बाद उसने अपने होठ पोंछे। अरे जरा जल्दी चलाओ दोस्तों, मैं इस धीमी रफ्तार पर चलने को तैयार नहीं। आखिर इस तरह कब तक हम लोगों को पहुंचाएगा? योना इन शाब्दिक प्रहारों को सुन तो रहा है, पर महसूस नहीं कर रहा। वह हैं करके हंसता है। आप साहब लोग हैं, जवान हैं, भगवान आपका भला करे। बुढ़े, क्या तुम शादीशुदा हो? उनमें से एक लंबा लड़का पूछता है। बाबूजी, अब तो गीली मिट्टी मेरी बीबी है, कब्र की गीली मिट्टी। आप समझ गए ना, मौत बहुत दूर नहीं है। मेरा बेटा मर चुका है और मैं जिंदा हूँ। कैसी अजीब बात है यह। मौत गलत दरवाजे पर पहुँच गई। मेरे पास आने के बजाय मेरे बेटे के पास चली गई। योना पीछे मुड़कर बताना चाहता है कि उसका बेटा कैसे मर गया, पर उसी समय छोटा लड़का एक लंबी सांस खींचकर कहता है, शुक्र है खुदा का, आखिर मेरे साथियों को पहुंचा ही दिया। और योना उन सबको अंधेरे फाटक के पार धीरे धीरे गायब होते देखता है। एक बार फिर वह खुद को बेहद अकेला महसूस करता है, सन्नाटे से घिरा हुआ। उसका दुख जो थोड़ी देर के लिए कम हो गया था फिर लौट आता है, और इस बार वह और भी ताकत से उसके हृदय को चीर देता है। बेहद बेचैन होकर वह सड़क की भीड़ को देखता है, गोया ऐसा कोई आदमी तलाश कर रहा हो जो उसकी बात सुन सके। पर भीड़ अपनी मुसीबत पर ध्यान दे रही रहती है, आगे बढ़ जाती है। उसका दुख असीम है। यदि उसका हृदय फट जाए और उसका दुख बिफर जाए तो वह मानो सारी पृथ्वी को ढक लेगा। लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं देखता। योना को टाट लादे कूली दिखता है। वह उससे बात करने की सोचता है। वक्त क्या हुआ भाई? वह कूली से पूछता है। 9 से ज़्यादा बज चुके हैं। तुम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? अब कोई फायदा नहीं, कोई नहीं आएगा, लौट जाओ। योना कुछ देर तक आगे बढ़ता रहता है, फिर उकड़ू हालत में अपने गम में डूब जाता है। वह समझ जाता है कि मदद के लिए लोगों की ओर देखना बेकार है। वह इस स्थिति के लिए तैयार रहता है। उसका घोड़ा मानो सब कुछ समझकर दुल की चाल को चलने लगता है। लगभग 1.5 घंटे बाद योना एक बड़े गंदे से स्टोव के पास बैठा हुआ है। स्टोव के आसपास जमीन और बेंचों पर बहुत से लोग खर्राटे ले रहे हैं। हवा दम घोटू हो रही है। योना सोए हुए लोगों की ओर देखते हुए खुद को खुजलाता है। उसे अफसोस होता है
कि वह इतनी जल्दी क्यों चला आया। आज तो मैं घोड़े के चारे के लिए भी नहीं कमा पाया, वह सोचता है। एक युवा कोचवान एक कोने में थोड़ा उठकर बैठ जाता है और आधी नींद में बड़बड़ाता है। फिर वह पानी की बाल्टी की तरफ बढ़ता है। क्या तुम्हें पानी चाहिए? योना उससे पूछता है। यह भी कोई पूछने की बात है? अरे नहीं दोस्त, तुम्हारी सेहत बनी रहे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा? तुमने सुना क्या? इसी हफ्ते अस्पताल में। बहुत लंबी कहानी। योना अपने कहे का असर देखना चाहता है पर वह कुछ नहीं देख पाता। उस युवक ने अपना चेहरा छिपा लिया है और दोबारा गहरी नींद में चला जाता है। योना एक लंबी सांस लेकर अपना सिर खुजलाता है। उसके बेटे को मरे 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन इस बारे में वो किसी से भी ठीक से बात नहीं कर पाया है। बहुत धीरे धीरे और बड़े ध्यान से वह सब बताया जा सकता है कि कैसे उसका बेटा बीमार पड़ा, कैसे उसने दुख भोगा, मरने से पहले उसने क्या कहा और कैसे उसने दम तोड़ दिया। दफन के वक्त की एक एक बात बताना भी जरूरी है, और यह भी कि उसने कैसे अस्पताल जाकर बेटे के कपड़े लिए। उस समय उसकी बेटी अनीसिया गांव में ही थी, उसके बारे में भी बताना जरूरी है। उसके पास बताने के लिए इतना कुछ है। सुनने वाला जरूर एक लंबी सांस लेगा और उससे सहानुभूति जतलाएगा। वह चुप हो जाता है। चलूं जरा अपने घोड़े को देख लूं। योना सोचता है, सोने के लिए तो वक्त ही रहेगा, उसकी क्या परवाह। वह अपना कोट पहनकर अस्तबल में अपने घोड़े के पास जाता है। साथ ही वह अनाज, सूखी घास और मौसम के बारे में सोचता रहता है। अपने बेटे के बारे में अकेले सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। क्या तुम डट कर खा रहे हो? योना अपने घोड़े से पूछता है। वो घोड़े की चमकती आंखें देखकर कहता है, ठीक है, जम कर खाओ। हालांकि हम अपना आज अनाज नहीं कमा सके, पर कोई बात नहीं, हम सूखी घास खा सकते हैं। यह सच है, मैं गाड़ी चलाने के लिए बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा बेटा चला सकता था। कितना शानदार कोचवान था मेरा बेटा। काश वह जीवित होता। एक पल के लिए योना चुप हो जाता है, फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, हाँ मेरे पुराने दोस्त, यही सच है। पूजिया योनिच अब नहीं रहा। वह हमें जीने के लिए छोड़कर चला गया। सोचो तो जरा, तुम्हारा एक बछड़ा हो, तुम उसकी माँ हो, और अचानक वह बछड़ा तुम्हें एक दिन जीने के लिए छोड़कर चल बसे। कितना दुख पहुंचेगा तुम्हें, है ना? उसका छोटा सा घोड़ा अपने मालिक के हाथ पर सांस लेता है, उसकी बातें सुनता है, उसके हाथ को चाटता है। अपने दुख के बोझ से दबा हुआ योना उस घोड़े को अपनी सारी कहानी सुनाता चला जाता है। धन्यवाद।